2 पर, इसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता रिजल्ट। जाहिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, लेकिन आपको बहुत आराम से पढ़ना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। Fade far away, dissolve and quite forget what thou amongst the leaves hast never known, the weariness, the fever, and the fret. Here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad lost grey hairs, where the youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow, and leaden eye despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes, a new love pine at them beyond tomorrow. Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy, thou, the dull brand, perplexes and retards. Already with thee, tender is the night, and happily the queen moon is on her throne, clustered around by all her starry fays. But here there is no light, save what from heaven is with the breezes blown, through verdurous glooms and winding mossy ways. I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs, but in the embalmed darkness guess each sweet, wherewith the seasonable month endows. The grass, the thicket, and the fruit tree wild, white hawthorn, and the pastoral eglantine, fast fading violets covered up in leaves, and mid May's eldest child, the coming musk rose, full of dewy wine, the murmurous haunt of flies on the summer eves. तो जो पहला स्टेप हमने पढ़ा वो ये है कि इसको स्टडी करके, मतलब इसको पहला स्टेप हमारा था पढ़ना, इसको स्टडी करना, ठीक से स्टडी करना। अब आते हम अगले स्टेप पर, और अगला स्टेप क्या है, ये आपके स्क्रीन पर मैंने सारे स्टेप्स दोबारा लाए। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, पहला स्टेप तो रीड पैसेज थॉरोली, ये थॉरोली पढ़ना है, एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिया। अब स्टेप सेकंड जो है, अ शॉर्ट पॉज टू थिंक अबाउट टाइटल एंड कंक्लूजन। अब एक छोटा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा वक्फा लेना है आपने, और उसमें सोचना है कि इसका टाइटल क्या हो सकता है और इनकी कंक्लूजन क्या हो सकती है। अब जाहिर है अगर आपने थारोली पढ़ा होगा, जो काफ़ी गौर से पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ इसमें इन लाइंस में क्या लिखा गया है। तो अब जनरली जो अंदाज़ा लगता है कि इसमें ये पोइट जो है बात करता है किसी बर्ड के साथ बात करता है, और उसको बताता है कि उसको नहीं पता है कि ये हमारी जो ये इंसानों की दुनिया है, इसमें इसमें कितनी वर्री है, कितनी परेशानी है। जैसे इसने वर्ड्स लिखे हैं, द वेयरीनेस, द प्योर एंड द फ्रेट, वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्राउंड। ये इस तरह के वर्ड्स लिखे हैं इसने कि किस तरह से उसको पता नहीं है, बर्ड को पता नहीं है। तो मतलब ये लाइंस जो हैं ये एक बर्ड के साथ बात करने के लिए हैं। तो जाहिर है हम इसमें ये इसका टाइटल बना सकते हैं, टॉकिंग टू अ बर्ड, एक सिंपल सा टाइटल, टॉकिंग टू अ बर्ड। या दूसरा टाइटल थोड़ा दूसरे अंदाज में बन सकता है, एक्सप्रेसिंग माइंड, एक्सप्रेसिंग द पोइट एक्सप्रेसिंग हिज माइंड टू द बर्ड। इस तरह से इसी तरह से मतलब अलग किस्म का टाइटल बन सकता है, ट्राइंग टू एस्केप टू बी अ बर्ड, ट्राइंग टू एस्केप टू बी अ बर्ड, वगैरह वगैरह। आप टाइटल अंदाज़ा लगा सकते हैं, सारा का सारा आएगा कि ये बर्ड के साथ बात करता है और उसी को अपनी वो जो इमोशंस है, उसके जज्बात अपने एक्सप्रेस करता है उसको। तो ये लाइंस हमें यही बताती है। अब जाहिर है हमने देखना है कि इसमें कंक्लूजन भी क्या आ सकता है। तो शॉर्ट पास देखने के लिए ये कोशिश करनी है हमने कि इसमें कंक्लूजन आ सकता है। कंक्लूजन तो इसमें ओवरऑल ये कुछ भी नहीं है ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि ये वाकई बर्ड बन गया कि इस तरह का, लेकिन एक मिनट के लिए ये अपने आप को इस पोजीशन में लाता है कि ये वाकई बैठा हुआ है दरख्त पर और ख़ुद बर्ड बन के फील कर रहा है, महसूस कर रहा है जो बर्ड्स को महसूस होता होगा प्लांट्स में, जो फ्लावर्स हैं आसपास या बाकी चीज़ें हैं आसपास, और
जैसे इंसेंस है, कई भी चीज़ें। और फिर मतलब एक समा खींचा है इसने, कंक्लूजन तो ओवरऑल हमारे पास कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल एक ही नतीजा निकलता है कि एक समा खींचा है इसने, रात का समा, जिसमें ये बर्ड के साथ बात करता है और फिर बर्ड की जगह ले लेता है। ये डायरेक्ट है इसका अंदाज यही। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करना। ये आपके स्क्रीन पर फिर स्टेप थर्ड है, स्टडी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय रीडिंग देम। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को स्टडी करना है, उनको रीड करके, उनको पढ़ के, सॉरी, ये हैं क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट हाउ द पोइट इज टॉकिंग टू अ बर्ड, प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्ड्स। वर्ड्स से ही पता चलना चाहिए कि ये कैसे बर्ड के साथ टॉक करता है। और जाहिर है मैंने यहाँ वर्ड्स यूज़ किए हैं स्टेट, स्टेट, और दूसरे में शो का वर्ड है। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। ये जो क्वेश्चंस का अंदाज है इसमें ये बताता हूँ मैं कि कोई कुछ किस्म के क्वेश्चंस हैं। ये वेरी लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप में से हम कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्योंकि उतना लॉन्ग नहीं जाना है, तो हमने कोशिश करनी है कि 20-25 तक वर्ड्स तक ही ये आंसर बन जाए। ये इम्पेरेटिव्स वाले क्वेश्चंस हैं। ये हमारे इस तरह के वर्ड्स इसमें आते हैं इम्पेरेटिव्स। ये जो स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर इस तरह इस वक्त दिखते हैं कि ये इम्पेरेटिव्स वाले हैं, जैसे एक्सप्लेन है, शो है, इस तरह से स्टेट भी है। स्टेट इसमें यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इस तरह के जो इम्पेरेटिव अंदाज में जो वर्ब्स को डाला जाता है उनको बोला जाता है इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव की किस्म के क्वेश्चंस वही हैं, इसमें ये पूछा गया है इम्पेरेटिव अंदाज में आंसर देने के लिए। स्टेट हाउ द पोइट इज टॉकिंग टू अ बर्ड, प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्ड्स। ये आया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है शो, और आंसर के लिए मैंने कहा था आपको पहले ही कि जो इजी जो आपको लगते हैं आंसर देने के लिए तो उनको ही दे दो पहले, फिर आप टेक्स्ट पे जाओ। तो जो टेक्स्ट आपने पढ़ी है अगर उसमें से आपको आ रहा है कुछ समझ में, तो फिर इसका आंसर दो। जाहिर है इसके लिए तो आप पहले जो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट, स्टेट हाउ द पोइट इज टॉकिंग टू अ बर्ड, तो इसमें ये जो है जनरल आइडिया सा ले सकते हो कि वाकई ये टॉकिंग टू द बर्ड है। लेकिन जब प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्ड्स की बात कही जाए तो ये एग्जांपल्स तो आपने दोबारा उसमें से देखनी है, जो टेक्स्ट आपके पास पड़ी हुई है, जो लाइंस पड़ी हुई हैं उनमें से ढूंढनी है टेक्स्ट। तो ये इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप नहीं दे सकते आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो हाउ द पोइट इज फुल ऑफ वरी एंड सैडनेस। ये दिखाना है पोइट कैसे फुल ऑफ वरी एंड सैडनेस है। तो आंसर वही है, अगर आपने थोड़ा सा गौर से पढ़ा होगा तो आपको पता लगेगा। जैसे वर्ड से आए हैं इसमें, वरीनेस, द फ्यूअर, द फ्रेट, वेयर मैन सिट हियर हियर टू हियर ईच अदर ग्राउंड, या इसी तरह से सैड का वर्ड भी आया है, नीचे सॉरो का वर्ड आया है। तो ये इस तरह के हैं जो बताते हैं कि इसमें वरीसमनेस है। ये जो इंसान पोइट जो है परेशानी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज पॉलिसी डू टू ह्यूमन बींग्स। ये पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए PALSY, PALSY, पॉलिसी, यानी बीमारी, ये बीमारी है। व्हाट डज पॉलिसी डू टू ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के साथ बीमारी क्या करती है, पॉलिसी की बीमारी। जाहिर है ये तो जनरल आंसर से भी है, लेकिन हमने टेक्स्ट के हिसाब से देना है तो ये सीधा आंसर ऐसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइंस लिखी हुई हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे। एक्सप्लेन द फ्रेज यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। जाहिर है ये दिया हुआ यहीं है, यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। तो यूथ जो पेल हो जाती है, पीली पड़ जाती है, फिर स्पेक्टर थिन हो जाती है, यानी कि उसकी धुंधलाहट बढ़ जाती है। ज़ाहिर है इससे बुढ़ावे की बात है, एंड डाइज और मौत आती है, ये वही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज।
और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। ये भी लाइंस ही एक्सप्रेस की हैं इसमें, तो इनका मीनिंग बताना है, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ दीज लाइंस। तो इनको इनको पढ़ के ही सीधा ही आंसर दिया जा सकता है। और अगर यहाँ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप सीधे फिर टेक्स्ट में इनको दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर व्यूलेस विंग्स ऑफ पोजी। ये भी उसमें दिया हुआ फ्रेज, व्यूलेस विंग्स ऑफ पोजी। व्यूलेस विंग्स ऑफ पोजी क्या है? पोइट्री की फ्लाइट है, ये पोइट्री की फ्लाइट है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7, द सीन डिपिक्टेड इन सम ऑफ लाइंस इज ऑफ नाइट, ट्रू और फॉल्स? द सीन डिपिक्टेड इन सम ऑफ लाइंस इज ट्रू और सम ऑफ लाइंस इज ऑफ नाइट, यानी नाइट का सीन है, ट्रू या फॉल्स? जाहिर है इसमें नाइट का सीन तो है, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। द पोइट कैन नॉट सी द फ्लावर्स बिकॉज, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में से एक। द पोइट कैन नॉट सी द फ्लावर्स बिकॉज, पोइट नहीं देख सकता फ्लावर्स को, क्यों? ये 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 7 था, ये जाहिर है ये क्वेश्चन वही है मॉडल ऑक्सिलरीज पर। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाला, वो जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था पिछली वाले एग्जाम्पल में। तो ये वाला अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये एमसीक्यूज में से है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर। द पोइट कैन नॉट सी द फ्लावर्स बिकॉज देयर आर नो फ्लावर्स, एक आंसर ये बन सकता है, ज़ाहिर ये नहीं है। इट इज़ डार्क, यानी अंधेरा है, ज़ाहिर यही है, रात का समय है। फ्लावर्स आर हिडन बाय लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, आंसर ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है कि फ्लावर्स हिडन है बाय लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है, इट इज़ डार्क। डार्क इसलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि फ्लावर्स आर एक्चुअली हिडन बाय डार्कनेस, अंधेरे में फ्लावर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये नहीं कि लीव्स और ब्रांचेस की वजह से फ्लावर्स हिडन है, कुछ हो सकता है फ्लावर्स दिखते भी हों। अब जब आप किसी ब्रांच पर बैठते हो तो वहाँ से तो आसपास में कहीं ना कहीं एक आध फ्लावर तो दिखेंगे ही, तो इसलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है क्वेश्चन नंबर सी, ये आंसर नंबर सी, नन ऑफ द अबो, ज़ाहिर ये है ही नहीं, जबकि बी जो है इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड? मिड मे एल्डेस्ट चाइल्ड कौन सा है? ये उन लाइंस को, पोइट्री की लाइंस को पढ़ के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट फ्यू लाइंस आर रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ डैश डैश, फिल विद वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। तो 4 वर्ड्स हैं दिए हुए हैं, ब्यूटी है, नेचर है, पोइट्री है और वॉलप्चुअसनेस है। जब आपको इनका मीनिंग जनरली आता होगा और पोइट्रिक डिस्क्रिप्शन का भी अंदाज़ा होगा तो आप ये भर सकते हो। तो जाहिर है इसमें नेचर ही आएगा। अब मैं इसको इनको आंसर देने की कोशिश में आता हूँ अगले स्टेप पे। तो अब ये आंसर्स मैंने लिखे हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ मैंने लिख के रखे हैं। जो हमारा अगला स्टेप है वो यही है कि हम आंसर्स देना शुरू करें। स्टेप नंबर 4 में ट्राई आंसर द क्वेश्चन स्किपिंग डिफ़िकल्ट वंस। वैसे मैंने दिखाया किस तरह से स्किप कर सकते हैं हम डिफ़िकल्ट वंस को, और स्टेप्स इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी हमने आंसर करना है। तो हम उसी तरह से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे 5 और 6 में आंसर देने। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इकट्ठे ही आंसर दूँ आपको पढ़ के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, स्टेट हाउ द पोइट इज टॉकिंग टू अ बर्ड, प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्स। तो टॉकिंग टू अ बर्ड, तो उसका आंसर तो ये बनेगा इस तरह से, ये जो आया है आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा है टॉकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन से टॉकिंग स्टार्ट्स होती है, क्योंकि पहली लाइन क्या है, पहली लाइन क्या है वो आपके स्क्रीन पे ले आता हूँ मैं। फेड फार अवे, dissolve and quite forget what thou among us the leaves hast never shown। ज़ाहिर है फेड फार अवे किसको बोला जा रहा है, उसी बर्ड को बोला जा रहा है। फेड फार अवे, dissolve and quite forget what thou among us the leaves hast never known।
तो दाउ का वर्ड सीधा ये है कि वो बर्ड के साथ बात कर रहा है, तो यहीं से पता चलता है इज टॉकिंग टू अ बर्ड। वैसे बर्ड को का एक्चुअल जो अंदाजा है वो यहाँ से नहीं पता चलता है, इस पहले लाइन में, जब तक ना हम दूसरी लाइन पे आ जाएं। बट दाउ अमंगस्ट द लीव्स हैज नेवर नोन, ये अमंगस्ट द लीव्स जो है थोड़ा सा अंदाजा लगाता है कि अमंगस्ट द लीव्स कौन होगा, ये बर्ड ही होगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नहीं, पहले क्वेश्चन इसमें आगे जो है प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्स। अब इसमें वर्स की एग्जांपल्स भी हमने प्रोवाइड करनी है। तो एग्जांपल्स की ये है, फेड फॉर अवे, डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, व्हाट दो अमंगस्ट लीव्स हैज नेवर नोन, ये तो अभी मैंने दिखाया आपको। अब दूसरी लाइन है, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, आई विल फ्लाई टू दी, यानी कि मैं तेरे पास ही फ्लाई करके आ जाऊंगा, उड़ के आ जाता हूँ। ये है अवे अवे और आई विल फ्लाई टू दी, तो इससे पता चलता है इज टॉकिंग टू अ बर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, शो हाउ द पोइट इज फुल ऑफ वरी एंड सैडनेस। इसमें वर्ड्स का यूज आ गया है, तो वही आंसर बनते हैं इसका। ये द यूज ऑफ वर्ड्स weariness, प्योर, फ्रेट, सैड, sorrow, despair all indicate that the poet is worried and sad। क्योंकि ये सारे सैडनेस हमारी जो जैसे ऐसी फीलिंग्स जो सारो एक्सप्रेस करती हैं, या इंसान कुछ लेमेंट करता है, कुछ रिग्रेट करता है, कुछ पाइन करता है विद सैडनेस, इस तरह के जो जिसमें इंसान को वरी सम लगता है, चीज़ें लगती हैं, तो वो वर्ड्स ये एक्सप्रेस करते हैं। ये द वेयरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, ये जो आगे लिखा है, वेयर पॉलिसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर, सैड ज़ाहिर वर्ड यहाँ आया। वेयर द यूथ ग्रोज पेल्ड इंस्पेक्शन डाइज, वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सारो, ये सारो का वर्ड भी आया। एंड लिडन आई डिस्पेयर्स, ये भी आ गया। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ही पता चलता है कि एक्सप्रेशन ऑफ वरी और एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज पॉलिसी डू टू ह्यूमन बींग्स। व्हाट डज पॉलिसी डू टू ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के साथ पॉलिसी क्या करती है। पॉलिसी एक बीमारी है, जाहिर है ये आपको पता होना चाहिए, जब आपको इंग्लिश का अंदाज होगा तो पता होगा। पॉलिसी एक बीमारी है, आमतौर से ये लेट एज में आती है और इसमें कपकपी इंसान को आ जाती है, और मतलब ज़्यादा इंसान को मसल्स जो है, मसल्स में कमज़ोरी आ जाती है इंसान को, इसलिए कपकपाहट महसूस होती है, वो कंट्रोल नहीं रहता है, ये इस तरह की बीमारी है। तो पॉलिसी, व्हाट डज पॉलिसी डू टू ह्यूमन बींग्स, तो क्या करती है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है इसने, एक्चुअली आंसर जो है इसने वही लाइनों में लिखा हुआ है। वेयर पॉलिसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, ये आंसर है, यानी कि पॉलिसी क्या करती है, इट शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, तो यही आंसर आना चाहिए इसमें। क्या करती है पॉलिसी, पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द ऑथर शेक्स अ फ्यू लास्ट ग्रे हेयर्स, यही तो करती है, शेक्स अ फ्यू लास्ट ग्रे हेयर, सैड ग्रे, सैड तो मैंने हटा लिया, वैसे आप सैड भी जोड़ सकते हैं इसमें। इट मीन्स पॉलिसी अटैक्स इन ओल्ड एज, वही है पॉलिसी ओल्ड एज में ही आती है। लास्ट ग्रे हेयर वही है, जब लास्ट जो मतलब बुढ़ापे की स्टेज में जो कुछ चंद बाल बचे होते हैं ग्रे रंग के, तो उनमें ही पॉलिसी जो है अटैक करती है। एक्सप्लेन द फ्रेज यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, आप ये एक्सप्लेन करना, यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा अगर आप लाइंस जो एक्चुअल लाइंस हैं उनको पढ़ोगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। वे आर द यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, वी आर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, ये ऊपर से आ रहा है इसको समझने के लिए। Fade far away, dissolve and quite forget, what though amongst the leaves hast never known, the weariness, the fever and the fret, here where men sit and hear each other ground, where palsy shakes a few sad last grey hairs, where the youth grows pale and spectre thin and dies। जाहिर है
ये पॉलिसी शेक फ्यू सैड जो लाइन आ गई है इसी के साथ आया, यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। तो स्पेक्टर थिन एंड डाइज, यूथ पेल हो जाती है, स्पेक्टर थिन होती है और डाई करती है। तो यानी कि मतलब यूथ जो है ट्रांजिटरी है, ये एज जो है बढ़ती जाती है तो यूथ से हम आगे निकल जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है और अल्टीमेटली डेथ आती है। तो आंसर यही बनेगा इसमें कि इससे मतलब है यूथ इज ट्रांजिटरी, इट इज नॉट परमानेंट। It means the youth is not permanent here. Youth transitions to paleness and weakness in old age and then comes to death. Then comes death. Then comes death. फिर death आ जाती है, सीधा ही आंसर है। Where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. Express the meaning of these lines. इन लाइंस का मतलब एक्सप्रेस करना है। तो बहरहाल ये उतनी मुश्किल लाइंस नहीं है, बहुत आसान है इनका मीनिंग एक्सप्रेस करना। तो ये मैंने एक्सप्रेस किया है। द वर्ल्ड इज वेयर द यूथ विद इट्स आईज ब्राइट कैनॉट बी लाउड और पाइंड फॉर एक्सेप्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम विच मे बी नॉट बियॉन्ड टुमारो। यानी कि शॉर्ट और लिमिटेड लाइफ होती है, इसमें जवानी रहती है और लस्ट्रस आइज बरकरार रहती हैं, आंखों में खूबसूरती रहती है, चमकती हुई खूबसूरत आंखें होती हैं। लेकिन जो ये जवानी है, जवानी के दौर जिसके लिए इंसान को चाह रहती है खूबसूरत आंखों की, यह ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं होती है। इट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, और जिसको हम कह सकते हैं मे बी जस्ट फॉर टुमारो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर व्यूलेस विंग्स ऑफ पोजी। पोजी की व्यूलेस विंग्स कौन सी हैं? पोजी की व्यूलेस विंग्स। Viewless wings of poesy is poetry. It has wings of imagination which cannot be seen. जाहिर है पोइट्री में ही, पोइट्री की इमेजिनेशन इटसेल्फ जो है वही है व्यूलेस विंग्स ऑफ पोजी। पोजी खुद ही जो इसकी इमेजिनेशन एक्चुअली वो है व्यूलेस विंग्स इसकी। इट हैज़ विंग्स ऑफ इमेजिनेशन, यही एक्सप्लेन किया मैंने। इट हैज़ इसको अगर ज़्यादा करेक्ट लिखना हो तो पोइटिक इमेजिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, POETIC, पोइटिक इमेजिनेशन नेशन ज़्यादा बेहतर बनेगा। व्यूलेस विंग्स ऑफ पोजी इज पोइटिक इमेजिनेशन, इट हैज़ विंग्स ऑफ इमेजिनेशन विच कैन नॉट बी सीन। और यही इमेजिनेशन की विंग्स हैं इसको, पोइट्री को, जो देखी नहीं जा सकती हैं। तो आंसर इस तरह से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, द सीन डिपिक्टेड इन सम ऑफ लाइन्स इज ऑफ नाइट, ट्रू और फॉल्स। यानी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में से है, तो आंसर क्या बनता है? ट्रू। ट्रू बनता है क्योंकि ये आंसर इस क्वेश्चन का ट्रू आ जाए। द सीन डिपिक्टेड इन सम ऑफ लाइन्स इज ऑफ नाइट, नाइट का ही सीन है तो इसलिए ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8, द पोइट कैन नॉट सी द फ्लावर्स बिकॉज, ये पहले ही बताया मैंने, बिकॉज इट इज डार्क। तो यही आंसर में मैंने लिखा है, बिकॉज इट इज डार्क। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड। मिड मे का एल्डेस्ट चाइल्ड कौन है? ये लाइंस को हम दोबारा पढ़ते हैं तो पता चलना चाहिए मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड कौन सा है। ये इसमें है, द ग्रास, द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, white hawthorn and pastoral eglantine, fast fading violets covered up in leaves, and mid-May's eldest child, the coming musk rose। ये वाला फूल, मस्क रोज का फूल, जो मस्क रोज का फूल है इसी के लिए इसने कहा एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड द कमिंग मस्क रोज, इसी को लिए आगे ये है फुल ऑफ डिवी वाइन। तो मस्क रोज जो है यही है इसका एल्डेस्ट चाइल्ड। तो आंसर में आ जाएगा मस्क रोज।
It is the flower named musk rose which appears in mid-May and is first among mid-May blooming flowers. ये थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी कि यही है जो आता है, मस्क रोज ही आता है मिड मई में, और ये जो बाकी फ्लावर्स आते हैं मिड मई के दरमियान में, तो मिड मई का पीरियड है उसमें जो बाकी फूल आते हैं इनमें से पहला है ये मस्क रोज। अब ये पोइटिक अंदाज में है, एग्जैक्टली कितना आता है कितना नहीं आता है वो तो अलग बात हो रही है, रियलिटी वो अलग चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट है इसमें से, लास्ट फ्यू लाइंस आर अ रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये नेचर की डिस्क्रिप्शंस है, वो दोबारा मैं लाइंस पढ़ाता हूँ कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर है। द ग्रास, द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड। जाहिर है ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, ग्रास भी है, थिकेट भी है, फ्रूट ट्री वाइल्ड भी है। वाइट हाथॉर्न एंड पेस्टल एग्लेंटाइन, ये भी नेचुरल है, हाथॉर्न का फूल और पेस्टल एग्लेंटाइन का फूल। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, वायलेट के फूल। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, द कमिंग मस्क रोज फिर फूल, फुल ऑफ डिवी वाइन, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। ये भी वही है, नेचर का ही सीन है, डिपिक्शन है सीन की, मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज समर के ईव में। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में नेचर को टिक किया है मैंने, तो मतलब इसको यहाँ टिक भी किया है, एक्चुअली यहाँ भी मैंने लिखा है नेचर। लास्ट फ्यू लाइंस आर अ रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, नेचर को अंडरलाइन किया, जाहिर है मैंने पहले ही बोल दिया था पिछली एग्जाम्पल में कि जो ब्लैंक्स को फिल करना है तो ब्लैंक्स फिल करते समय जो वर्ड आप फिल करोगे उसको नीचे से अंडरलाइन करोगे ताकि एग्जामिनर के लिए इजी हो जाए।